हम इस पे बात करेंगे कि पूरी दुनिया की करेंसीज का आपस में जो एक्सचेंज होता है इसकी वैल्यू कैसे मुकर्रर होती है। मसलन हम रोज़ाना सुनते हैं कि आज रुपया इतना गिर गया डॉलर के मुकाबले में, इतना कुछ बढ़ गया, ज़्यादातर कम होती है कीमत और अब आपको पता ही है कहाँ तक पहुँच चुकी है। जब हम छोटे थे मुझे याद है कि एक दिन हमने सुना था कि यार 10 रुपये का $1 हो गया, इतना रुपये की कीमत गिर गई है और अब यहाँ तक पहुँची है। तो ये कैसे होता है? सबसे पहले तो ये कि करेंसी की वैल्यू कैसे मुकर्रर होती है। करेंसी क्या चीज़ है? करेंसी गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया एक सर्टिफिकेट है, इस पर और कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की एक मोहर है कि इतनी वैल्यू की चीज़ आपको मिलेगी और हुकूमत की गारंटी पर इस पर लोग चीज़ें ख़रीदते और बेचते हैं। तो कोई भी चीज़ जो कि चीज़ें लेने और देने के लिए लोग कबूल करें वो करेंसी है और हर मुल्क में उस मुल्क की अपनी हुकूमत की जारी करदा मोहर शुदा करेंसी चलती है। तो अपने मुल्क के अंदर तो उस मुल्क की करेंसी चलती है, लेकिन कोई और हमारी करेंसी क्यों लेगा? वो तब लेगा जब वो हमारे यहाँ कोई इन्वेस्ट करेगा, कोई जगह खरीदेगा, कोई चीज़ खरीदेगा, कोई कारोबार करेगा, तब वो हमारी करेंसी खरीदेगा। और कारोबार के लिए भी करेंसी खरीदी जाती है। पूरी दुनिया में करेंसी एक्सचेंज एक कारोबार है, क्योंकि इसमें मुनाफा हो जाता है। जब आप करेंसी लेते हैं कुछ दिनों बाद बेच देते हैं तो इसमें मुनाफा होता है। तो इसलिए पूरी दुनिया में करेंसीज खरीदी और बेची जाती हैं। तो जिसमें भी उनको मुनाफा होगा वो ख़रीदते और बेचते हैं। तो पूरी दुनिया की करेंसीज की कीमत कैसे बढ़ती है और घटती है, वो सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि उस कंट्री का जीडीपी क्या है, वो क्या प्रोड्यूस करते हैं पूरे साल में, जो कुछ उस मुल्क में पैदा होता है। और जीडीपी के बाद दूसरी चीज़ होती है इसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, के उसके पास कितने रिजर्व्स हैं, और दूसरा ये कि वो एक्सपोर्ट कितना करते हैं और इंपोर्ट कितना करते हैं। ये भी बड़ी अहम चीज़ है, क्योंकि जब कोई मुल्क दूसरों से चीज़ें ज़्यादा ख़रीदता है तो फिर ज़ाहिर है उसको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। और कोई अगर मुल्क बहुत ज़्यादा चीज़ें बेचता है तो उसके पास फॉरेन एक्सचेंज आता है। और तीसरी एक और चीज़ है कि जो हमारे मुल्क में है कि रेमिटेंसेज, हमारी एक्सपोर्ट से भी ज़्यादा रेमिटेंसेज हैं। तो हमारी जीडीपी यानी पैदावार है, फिर हमारे पास एक्सपोर्ट है, फिर हमारे पास रेमिटेंसेज हैं, लेकिन इससे हमारे अखराजात कहीं ज़्यादा हैं। यानी कि इंपोर्ट हमारी ज़्यादा है और एक्सपोर्ट कम है। और इसके अलावा हमारे मुल्क पर कर्ज़ा भी ज़्यादा है, इसलिए हमारी डेट रीपेमेंट की वजह से भी हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व उन पर असर पड़ता है। इस साल भी हमने तकरीबन $20 बिलियन की पेमेंट्स करनी है, तो ज़ाहिर है इसका हमारी करेंसी पर असर पड़ेगा। तो दूसरे मुल्कों की करेंसी किस लिए ली जाती है कि अगर उस मुल्क की कोई चीज़ लेनी है। मसलन हमारा मुल्क बहुत सी चीज़ें इंपोर्ट करता है। क्या चीज़ें इंपोर्ट करता है? तेल, गैस, इसके अलावा पाम ऑयल, घी और कुकिंग ऑयल जैसे हम बनाते हैं, और इसके अलावा चाय, मशीनरी, बहुत सारी ये चीज़ें हैं जो कि हमारा मुल्क बाहर से मंगवाता है। तो हम बाहर से बहुत ज़्यादा चीज़ें मंगवाते हैं, और कुछ खुराक की चीज़ें भी जैसे कि चीनी और गंदम, कपास, ये भी हमें कभी कभी मंगवानी पड़ती है जब हमारे पास अपने मुल्क की ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो हमारा मुल्क ज़्यादातर इंपोर्ट इकॉनमी है, यानी कि हम चीज़ें ज़्यादातर बाहर से मंगवाते हैं और हमारी अपनी एक्सपोर्ट जो है वो इतनी नहीं है, इसलिए इसमें दोनों चीज़ों में हमारे एक डेफिसिट आता है। तो किसी मुल्क की करेंसी की डिमांड और सप्लाई के लिहाज से, यानी डिमांड कितनी है, कितने लोग उसको लेना चाहते हैं, और उस मुल्क की इकानमी कैसी है, वो ज़्यादातर इंटरेस्ट रेट से ज़ाहिर होता है कि उस मुल्क के इंटरेस्ट रेट कैसे हैं, इन्फ्लेशन कितना है। ये एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है किसी मुल्क की करेंसी की वैल्यू को डिटरमिन करने के लिए। तो उस बुनियाद पर उस मुल्क की करेंसी बढ़ती है या कम होती है।